हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने जो रीट मेंस 2023 की एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी से रिलेटेड जो बिंदु उत्तक था, जो एक चैप्टर उत्तक नाम से था, उसके बारे में हमारे जो चैनल पर वीडियोज की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसके रूप में जो पहला वीडियो वो हमारा कल अपलोड कर दिया गया था। आज हमारा सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने उत्तक के बारे में जो संक्षिप्त विवरण किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, पाए जाने के हिसाब से। ठीक है, पादपों में भी उत्तक पाए जाते हैं और जंतुओं में भी उत्तक पाए जाते हैं। उसके बाद जो विभाजन क्षमता, उसके आधार पर हमने देखा था कि जो उत्तक है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला विभेजोत्तक, ठीक है, पहला विभेजोत्तक और दूसरा स्थायी उत्तक। फिर हमने जो विभेजोत्तक है उसके भी तीन प्रकार देखे थे कि विभेजोत्तक क्षेत्र में पाए जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर जो विभेजोत्तक है वो तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, कैम्बियम पार्श्विक और अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों के बारे में भी हमने कल जो इम्पोर्टेंस बिंदु है उनके बारे में गहन अध्ययन कर लिया था। उसके बाद आज हम देखेंगे कि जो विभाजन क्षेत्र के आधार पर ये उत्तक दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम स्थायी उत्तक के बारे में देखेंगे कि जो स्थायी उत्तक है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। जो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड, वहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर जो नोट्स बनाए गए हैं उनके माध्यम से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप अपने जो रीट का सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इसके खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट बिंदु ही उठाकर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले जो हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो है स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। देखो, विभेजोत्तक उत्तक की बनी कोशिकाएं हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती है। जो विभेजोत्तक उत्तक होता है उससे जो कोशिकाएं बनती है वो एक विशिष्ट कार्य करती है और धीरे धीरे विभाजित होने की क्षमता है वो खो देती है। जो विभेजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती है, तो जैसे वो विभाजित होती है तो वो विभाजित होने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको वो खो देती है। जब वो विभाजित होने की क्षमता खो देती है तो इन्हें स्थायी या फिर परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। जब वो विभाजित नहीं होंगी तो वो स्थायी हो जाएगी, इसलिए इन्हें स्थायी या परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। देखो, विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। जब ये विशिष्ट कार्य करती है तो इस कार्य को करने के लिए इन्हें एक स्थायी रूप और आकार ग्रहण करना होता है। जो ये आकार और रूप ग्रहण करती है तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इस प्रकार विभेजोत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो विशेषीकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक का विकास करती है। अब जो विभेजोत्तक की कोशिकाएं हैं वो विशेषीकृत होकर विभिन्न प्रकार के जो स्थायी उत्तक होते हैं उनका विकास करती है। तो अब हम देखेंगे कि जो स्थायी उत्तक है उसके प्रकार, तो इसके दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो सरल स्थायी उत्तक है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो एग्जाम में आए हुए बिंदु है और जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं सरल स्थायी उत्तक। सरल उत्तक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। जो सरल उत्तक होता है उसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है और पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल स्थायी उत्तक पाए जाते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनमें जो सरल उत्तक है वो कई प्रकार के पाए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। और इनकी खास बात ये होगी कि इनमें केवल एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। अब देखो, जैसे कि मतलब जो सरल स्थायी उत्तक पौधों में विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं तो वो कौन कौन से पाए जा सकते हैं, उनके प्रकार है कि पेरेनकाइमा, जिसे मध्य उत्तक भी बोलते हैं, ठीक है, और कोलेनकाइमा, जिसे स्थूल कोण उत्तक भी बोलते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ उत्तक भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सरल स्थायी उत्तक है उसके विभिन्न तीन प्रकार हो गए, जिसमें पेरेनकाइमा फर्स्ट आ गया, कोलेनकाइमा वो सेकंड आ गया और स्क्लेरेनकाइमा तीसरा भाग आ गया। इनके एक एक नाम यहाँ पर कोष्ठक में और दिए गए हैं। पेरेनकाइमा को ही मध्य उत्तक कहते हैं और कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहते हैं और जो स्क्लेरेनकाइमा है उसको दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। तो आप इनके ये जो कोष्ठक में नाम दिए गए हैं उन्हें भी जरूर याद रखें। अब उसके बाद हम जो पहला है पेरेनकाइमा उसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु इसके बारे में।
पेरेनकाइमा, जिसे मध्य उत्तक भी कहते हैं। यह सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल उत्तक है। देखो ये सरल उत्तक का ही एक प्रकार है, और जो सबसे ज़्यादा उत्तक पाया जाता है सरल उत्तक में, उनमें से पेरेनकाइमा है वही है जो सबसे अधिक पाया जाता। ठीक है, तो वो पेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो समव्यासी, तो समव्यासी को इंग्लिश में आइसोडायमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो समव्यासी होती है, और कोशिकाओं का जो आकार है वो गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय या लंबाकार हो सकता है। जैसे कि हमने देख लिया कि पौधों में कई प्रकार के जो सरल स्थायी उत्तक है वो पाए जा सकते हैं। उनमें से जो पेरेनकाइमा है वो ऐसा सरल उत्तक है जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं वो समव्यासी होती है, और जो कोशिकाएं समव्यासी होती है तो इनका आकार भी तो होगा, तो इनका जो आकार है वो गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय या फिर लंबाकार है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। देखो यह जो कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति की होती है। अब जो कोशिकाएं हैं तो उनमें भित्ति का भी इम्पोर्टेंट अलग ही होता है। तो हम देखेंगे कि इसकी जो भित्ति है वो पतली होती है, एक मोटी है। तो आप याद रखिएगा कि जो पेरेनकाइमा मध्य उत्तक है उसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। ठीक है, ये कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है, और यह जीवित कोशिकाएं होती है। तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं भी दो प्रकार की हो गई, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। तो आप याद रखिएगा कि जो सरल उत्तक में मध्य जो पेरेनकाइमा है वो किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये जीवित कोशिकाओं से, इसमें जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, उसके बाद देखो इस प्रकार की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशीय स्थान है वो नहीं पाया जाता, या फिर काफ़ी कम अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। जो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है पेरेनकाइमा में, तो उनके अंतर्गत जो अंतरकोशीय स्थान है, ठीक है, एक दूसरी कोशिकाओं के मध्य जो स्थान है वो बहुत ही कम पाया जाता है। अगर वैसे तो कम पाया जाता है, बिल्कुल ही कम नहीं पाया जा सकता है, लेकिन अगर पाया भी जाए तो काफ़ी कम पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेरेनकाइमा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के मध्य अंतर जो कोशिकीय स्थान है वो पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन उठ सकता है। उसके बाद में देखो ये उत्तक प्राय भोजन का संग्रह करते हैं। तो जो पेरेनकाइमा है उसके अंतर्गत ये जो उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का संग्रह करते हैं। और कुछ पेरेनकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न करते हैं। तो हम पेरेनकाइमा के बारे में देखो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि पेरेनकाइमा उसके बारे में ये इंपॉर्टेंस बिंदु है, आप इन्हें पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, फिर सेकेंड पॉइंट ये है। ठीक है, यहाँ तक, फिर ये से उससे आगे पॉइंट है, ये आगे उससे पॉइंट है। एक एक पॉइंट के रूप में आप इन्हें अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होंगे। तो हम देख रहे थे कि कुछ पेरेनकाइमा जो उत्तक है वो क्लोरोफिल, उन उत्तकों में है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए एक विशिष्ट महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। तो ये जो जिन उत्तकों में पाया जाता है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के उत्तकों को क्लोरेनकाइमा या हरित लवक भी कहते हैं। जिन उत्तकों में ये क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा, हरित लवक कहते हैं। देखो जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य बड़ी गुहिकाएं पाई जाती है जिनमें वायु भरी होती है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से उठ सकता है कि जलीय पौधों में पेरेनकाइमा के मध्य जो बड़ी गुहिकाएं होती है उनमें क्या भरी हुई होती है, तो उनमें वायु भरी हुई होती है। तो आप इन्हें हर पॉइंट को अपने नोट्स के रूप में लिख लीजिए और इन्हें याद रखिए, क्योंकि जो RBSC और NCERT के ऑथेंटिक बुक्स है वहीं से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर नोट्स के रूप में खुद के नोट्स से के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप इन्हें नोट्स जरूर बनाइए। देखो इस प्रकार के उत्तक है वो जलीय पौधों को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, और पेरेनकाइमा है वो संचय व स्राव का कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो जो पेरेनकाइमा है वो संचय और स्राव का कार्य भी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो रीटमेंट्स से साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स है वो यहाँ पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। पहला पार्ट आ चुका है, आज का ये सेकंड पार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। उसके बाद देखते हैं क्लोरेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक। जैसा कि जो सरल उत्तक पढ़ रहे थे उसमें पेरेनकाइमा पहला पार्ट हो गया, उसके जो 3 भाग देखे थे हमने। यहाँ पर ये जो सरल स्थायी उत्तक है उसके 3 भाग हो गए, पेरेनकाइमा,
कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिनमें से हमें पेरेनकाइमा के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु है वो देख लिए। अब हम कोलेनकाइमा है उसके बारे में देखेंगे, फिर हम स्क्लेरेनकाइमा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोलेनकाइमा है उसके बारे में देखो, जो प्राय द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिए कि जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पौधों में कहाँ पाया जाता है। तो यह प्राय जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं हैं वो पतली भित्ति वाली होती है। तो ये भी पतली भित्ति के होते हैं और इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट होता है। तो इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन कोशिकाओं के कोनों पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होता है, इसलिए इनके कोने हैं वो मोटे होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि कोलेनकाइमा के जो कोने हैं वो मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पेक्टिन जमा होती है, जिसी के कारण इसके कोने हैं वो मोटे होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो आकार में अंडाकार, गोलाकार या बहुकोणीय हो सकती है। ये भी इस प्रकार की हो सकती है, ये गोलीय, अंडाकार या बहुकोणीय किसी भी प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान है वो नहीं पाया जाता है, इनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जो उत्तक है वो पौधे के वृद्धि कर रहे भाग, जो पौधे में वृद्धि करने वाले भाग है, जैसे कि सेसव तना तथा पत्ती के वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो जो ये कोलेनकाइमा है, जो पौधे के अंदर वृद्धि करने वाले जो भाग होते हैं, जो पौधे में वृद्धि करने वाले भाग कौन से होते हैं, सेसव तना और पत्ती के वृंत। ठीक है, तो उनको ये यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। और इस प्रकार के जो उत्तक है वो अधिचम के नीचे पर्णवृंत में पाए जाते हैं। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो कोलेनकाइमा है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो उत्तक है वो अधिचरण के नीचे पर्णवृंत में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो पौधे के विभिन्न भाग पत्ती और तना में बिना टूटे लचीलापन लाते हैं। तो पौधे में जो बिना टूटे लचीलापन कौन लाते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है, ये हमने जो कोलेनकाइमा है उसके बारे में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में देख लिया है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। तो देखो, इस उत्तक में लंबी और संकरी कोशिकाएं पाई जाती है। तो लंबी और संकरी कोशिकाएं किन उत्तकों में पाई जाती है, सरल उत्तक का एक प्रकार है जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, उसमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो कि लंबी और संकरी होती है। इन कोशिकाएं की जो भित्ति है वो मोटी और लिग्निक युक्त होती है। ठीक है, लिग्निन युक्त होती है। तो देखो, लिग्निन क्या होता है, जटिल बहुलक पौधों को आधार प्रदान करने का कार्य करना होता है, उसे लिग्निन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो अधिकांशतः ये कोशिकाएं मृत होती है। देखो, वो वाली जो पेरेनकाइमा है वो जीवित कोशिकाएं थी, हमने देखा था। उसके बाद में जो स्क्लेरेनकाइमा ये मृत कोशिकाएं होती है। तो आप इसे भी याद रखिए कि कौन सी मृत होती है और कौन सी जीवित होती है। कोशिकाएं मृत होती है तथा इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, इनमें प्रोटोप्लास्ट है वो नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं की भित्ति इतनी मोटी होती है कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान है वो नहीं होता। जो इनकी कोशिका भित्ति इतनी ज़्यादा मोटी होती है कि इनके में तो बिल्कुल भी आंतरिक स्थान है वो नहीं पाया जाता है। आंतरिक संरचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर जो स्क्लेरेनकाइमा है उसको तंतु में हुए स्क्लेरोइड प्रकार की होती है। तो अब जो स्क्लेरेनकाइमा है उसको भी दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। जो पहला है तंतु में और दूसरा है स्क्लेरोइड। ठीक है, तो अब हम जो तंतु में स्क्लेरेनकाइमा है और स्क्लेरोइड स्क्लेरेनकाइमा है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तंतु में स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये तंतु है वो मोटी भित्ति वाले होते हैं, लंबे और नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। जैसा कि हमने देख लिया है कि स्क्लेरेनकाइमा है उसमें मृत कोशिकाएं होती है, तो ये उसी का पार्ट है। तो मृत कोशिकाएं तो इसमें होगी। तो ये तंतु, इनमें भित्ति है वो मोटी होती है, लंबी और नुकीले मृत कोशिकाओं के होते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो देखो, ये पौधे में हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ये पौधे में विभिन्न भागों में तो पाए जाते ही हैं, लेकिन ये समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो तंतु में स्क्लेरेनकाइमा है वो पौधे में समूह के रूप में पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते हैं, इनका समूह ही होता है। अब देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो है स्क्लेरोइड स्क्लेरेनकाइमा। तो देखो, इसके बारे में देखते हैं कि ये आकार में तो गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंड्रिकल हो सकते हैं।
ठीक है। जैसा कि इनका आकार है वो किस प्रकार का हो सकता है, तो गोलाकार, अंडाकार और सिलेंड्रिकल हो सकता है। ये बहुत अधिक मोटे व मर्द स्क्लेरिकाइमी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनकी जो गुहा है वो बहुत संकरी होती है। ठीक है, जैसा कि मर्द कोशिका तो होगी जो ये है मोटी भी होती है, और मर्द जो स्क्लेरिकाइमी कोशिकाएं हैं उनसे बने होते हैं, और इनकी जो गुहा होती है उसमें बहुत बहुत संकरी गुहा होती है इनमें। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो प्राय है वो गिरीदार फल होते हैं, उनमें गिरीदार फलों के कठोर छिलके, जो गिरीदार फल होते हैं उनके कठोर छिलकों में नारियल के रेशे, फल जैसे अमरूद, नाशपाती, चीकू के गुद्दों में, लेग्यूम बीजों के आवरण में तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। तो देखो जो स्क्लेरिकाइमा है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गिरीदार फलों के कठोर छिलकों में, नारियल के रेशों में, फलों में। अब फल कौन कौन से, अमरूद, नाशपाती, चीकू के गुद्दे, लेग्यूम के बीज के आवरण में तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाए जाते हैं वो भी आप याद रखें। ये उत्तक के तने में सहवन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं में पाए जाते हैं। तो ये उत्तक है वो तने में जो सहवन बंडल होता है उसके समीप पत्तों की शिराओं में पाए जाते हैं, और जो स्क्लेरिकाइमा है वो पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो सरल उत्तक था उसके 2 पार्ट देखे। कल हमने जो विभेजोत्तक उत्तक उसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ से देखा था विभेजोत्तक उत्तक का विवरण हमने कल किया था। स्थायी उत्तक के बारे में आज हमने देखा है। ठीक है, अब स्थायी उत्तक है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। आज के हमारे इस वीडियो में हमने सरल स्थायी उत्तक क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकारों में भी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। कल के हमारे वीडियो में हम जो जटिल स्थायी उत्तक है उसके बारे में कंप्लीट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नोट्स के रूप में आप इन्हें जरूर लिख लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।